बंगाल में छठवें चरण के लिए वोटिंग जारी। राज्य के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी ने की मतदान की अपील। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन। राज्य में लगाई गई कड़ी पाबंदी। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अपनी पत्नी समेत कोरोना संक्रमित, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,638 कोरोना के नए संक्रमित, 249 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना कहर के बीच पश्चिम बंगाल में आज छठे चरण का चुनाव है। विधानसभा के लिए छठे चरण के चुनाव में आज यानी गुरुवार को 4 जिलों की 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। छठे चरण में 1 करोड़ से अधिक मतदाता 306 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पश्चिम बंगाल के छठे चरण में उत्तर 24 परगना, नदिया, उत्तर दिनाजपुर और पूर्व वर्धमान में वोटिंग जारी है। यूपी समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। इस कारण ना अधिकारी बच रहे हैं और ना ही नेतागण। अब कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का नाम जुड़ गया है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से अपने और अपने पत्नी के कोरोना संक्रमित हो जाने की खबर दी है। इसके साथ ये बताया कि वे अभी होम आइसोलेशन में हैं। दिनेश शर्मा अपने ट्वीट में लिखा है कि आज मेरा व मेरी पत्नी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम अपने आप को होम आइसोलेशन में करके चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें। और यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 30,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में 187 मरीजों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए हैं, जहां करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के लिए अस्पताल सहित अन्य सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि प्रदेश में महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ पूरी निष्ठा से प्रदेश की जनता की हर संभव मदद करने और बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए, जनता के साथ है, मजबूती से खड़ी है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन, दवाइयां और अन्य जरूरी उपकरण भी मौजूद हैं। वहीं रावत ने पहले यहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और इस केंद्र की क्षमता फिलहाल 450 बिस्तरों की है, जबकि यहां 500 बिस्तर और बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रावत ने कोविड केयर सेंटर में लोगों को आवश्यक सामग्री की किट और खाने की निःशुल्क व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सरकारी दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल का भी जायजा लिया और कोरोनेशन अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इस संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि अब पूरे राज्य में हर रविवार को कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ ही सप्ताह के बाकी 6 दिनों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। सीएम ने उनसे अपील की है कि वे बंगाल में चुनावी रैलियां करने की बजाय देश में चिकित्सा व्यवस्था को
ठीक करने पर ध्यान दें। गहलोत ने ट्वीट किया है कि भारत ऑक्सीजन, दवाई और टीका का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है। फिर भी देश में ऑक्सीजन एवं दवाइयों की कमी से मौतें होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया के अन्य देशों में कभी इसके कारण मौतें नहीं हुई हैं। सीएम ने आगे लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी से फिर अपील करता हूं कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना की भयावहता को देखते हुए बंगाल में रैलियां करना छोड़ दें। मेडिकल व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान दें। गहलोत के मुताबिक जितनी जल्दी हम अपनी व्यवस्थाएं ठीक कर लेंगे, उतने ही अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। केंद्र सरकार रोगियों को दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना और टीकाकरण का काम जल्द पूरा करवाना सुनिश्चित करे। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। लेकिन जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही थी, लॉकडाउन लगाने से कतरा गई थी और मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग सभी मंत्रियों ने सरकार से 15 दिन के लॉकडाउन की मांग की थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि लॉकडाउन का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया गया है। वह बुधवार को 8 बजे के बाद इस संबंध में कोई घोषणा कर सकते हैं। मंगलवार को रात 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए राज्यों को लॉकडाउन जैसा कदम उठाने से बचने की सलाह दी थी और उसके बाद माना जा रहा है कि इसी सलाह पर अमल करते हुए महाराष्ट्र ने लॉकडाउन के बजाय सख्त पाबंदियों का मार्ग चुना है। ये पाबंदियां फिलहाल 22 मार्च को रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लागू प्रतिबंधों की वजह से मुंबई में सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन पहल के तहत आज रात 8 बजे से नए सख्त प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि राज्य में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार सतर्क हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नए केस 33,000 को पार कर गए हैं और 180 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे बुरे हालात लखनऊ के हैं। मौजूदा समय में लगभग 55,980 सक्रिय केस लखनऊ में है। वहीं 14,098 संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड संबंधित दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के हालातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। संसाधनों के पर्याप्त व्यवस्था और उसके साथ मेडिकल सेवाओं को बेहतर किए जाने के साथ मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत न हो, इसके दिशा निर्देश भी दिए हैं। योगी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन ऑक्सीजन की महत्ता को देखते हुए पहल की है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज, संस्थान और चिकित्सा महाविद्यालय पर अब पल पल नजर रहेगी। इसके लिए महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है और इस कंट्रोल रूम से न सिर्फ ऑक्सीजन आपूर्ति पर नजर रखी जाएगी, बल्कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पर तत्काल समाधान भी कराया जाएगा। तो ये दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली में किसी तरह की ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होने देगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। इससे पहले कोर्ट ने कहा है कि हम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान नहीं जाने दे सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई मैक्स अस्पताल पटपड़गंज की तरफ से दायर अर्जी पर हुई, जिसमें अस्पताल की तरफ से कहा गया कि उसके पास 15 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अगर जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिली तो 262 मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। और उधर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने ही अपना पक्ष रखा। इस दौरान बीच-बीच में लगातार कोर्ट अपनी चिंता जाहिर करता रहा। कोर्ट की चिंता इस बात को लेकर थी
कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वह एक चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार बनी रहे, जिससे कि लोगों की जान को सुरक्षित रखा जा सके। तो राफेल लड़ाकू विमानों की 5वीं खेप फ्रांस से भारत पहुंच चुकी है। इस खेप में 4 राफेल लड़ाकू विमान हैं। इस खेप को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने फ्रांस के मेरीग्रॉक बोर्दू एयरबेस से भारत के लिए बुधवार की सुबह रवाना किया था। वायुसेना के मुताबिक ये चारों विमान 8000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक ये विमान गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे। वायुसेना ने बयान जारी कर बताया है कि फ्रांस में फ्लाइंग के दौरान मिड एयर फ्रांसीसी और UAE के फ्यूल टैंकर्स ने राफेल की फ्यूलिंग भी की। बता दें कि वायुसेना प्रमुख इन दिनों फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। फ्रांस में एयर चीफ मार्शल ने फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की और वहां ट्रेनिंग ले रहे भारतीय पायलट्स और इंजीनियरिंग क्रू से भी मुलाकात की है। तो बता दें कि भारत को फ्रांस से अब तक 11 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। ये सभी 11 फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में तैनात किए गए हैं। बिहार में भी तेजी से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है और राज्य में संक्रमण के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि मंगलवार को पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस बीच पटना एम्स में कोरोना बम फूट गया है। एम्स में 384 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने आज बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल के अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना की बेकाबू लहर ने हर किसी को संकट में डाल दिया है। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में बुधवार को ही 818 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में इतने संक्रमित पहली बार पाए गए हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में रिकॉर्ड 319 मरीज भर्ती हो चुके हैं। 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। 70 की हालत गंभीर बनी हुई है। STS के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि एक ही दिन में कोरोना संक्रमित 43 लोग भर्ती हो चुके हैं। यह संख्या 319 पहुंच चुकी है। अधिकांश स्टाफ को कोविड ड्यूटी में लगा दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारत में पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.15 लाख से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं, जबकि लगातार दूसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 से अधिक लोगों की जान गई है। भारत में प्रतिदिन तेजी से बढ़ते कोरोना के एक्टिव मामलों के आंकड़े डरावने हैं। भारत में लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर घटकर अब 85.01% पहुंच गई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3.15 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2100 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत हुई है। देश के बढ़ते कोरोना के कहर के बीच राज्य इस समय ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगातार 8 सप्ताह तक कोविड-19 के स्तर को खतरनाक बताते हुए कहा है कि पिछले एक सप्ताह में दुनिया के भीतर 52 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि जब से महामारी शुरू हुई है तब से कोरोना संक्रमण के एक सप्ताह में ये सर्वाधिक मामले हैं। इस दौरान होने वाली मौतें भी काफी बढ़ गई हैं। WHO महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि महामारी की रफ्तार काफी तेज हो रही है। यहां तक कि कुछ देशों में टीकों की दलाली भी शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसका संक्रमण से निपटने के उपायों पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मौतों का आंकड़ा 10 लाख होने में 9 माह लगे और इसके बाद अगले 4 माह में यह आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया, जबकि उसके बाद कि महज 3 माह में यह आंकड़ा 30 लाख को छू गया।
बुधवार तक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 14.36 करोड़ पार कर गई है, और जबकि कोरोना वालों की संख्या 30.60 लाख हो गई है। टेड्रोस ने कहा है कि यह आंकड़ा देशों के लिए एक त्रासदी है और वायरस के प्रसार का खामियाजा छोटी उम्र के वयस्कों को भी उठाना पड़ रहा है। नई लहर में 25 से 59 साल की उम्र वालों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. वालिया का आज सुबह निधन हो गया है। ए.के. वालिया कोरोना से संक्रमित थे। अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वालिया दिल्ली के शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब हो चुके थे। देश भर में अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 24,638 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,179 हो गई है। यहां कल 249 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की तादाद 12,887 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को पूरी दुनिया को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे। मोदी यह संदेश उस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के पहले दिन अपने संबोधन में देंगे, जिसकी मेजबानी जलवायु संकट पर चर्चा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। शुक्रवार को खत्म होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन में बाइडेन ने विश्व के 40 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन में वैश्विक नेता इस पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय परिस्थितियों और स्थायी विकास संबंधी प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए कैसे दुनिया समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के साथ जलवायु मुद्दों से जुड़े कदम उठा सकती है। उधर बिहार में भी तेजी से कोरोना महामारी पैर पसारती हुई नजर आ रही है। राज्य में संक्रमण के मामले में नया रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि मंगलवार को पहली बार 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस बीच पटना एम्स में कोरोना बम फूट गया है। एम्स में 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल के अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बिहार में पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। अप्रैल के अंत में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। महामारी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव टाल दिए हैं और 15 दिनों के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। कोरोना वायरस के मामलों को बेलगाम होने के बीच सूबे के उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर सिर्फ 15% कर्मचारियों के साथ मौजूदगी पर चलेंगे। यह पहले 50% था। कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी। सरकारी आदेश के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ 2 घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं और इस नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों को 50,000 का जुर्माना देना होगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस
50% की कैपेसिटी पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा और इसके साथ ही निजी बस वालों की जिम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैंप मारा जाए। झारखंड में लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 22 अप्रैल से 29 तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कोरोना से लड़ाई में सेना की मदद मांगी है। उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर बुधवार को सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 11 के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की बेहद घातक होने के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को अब जरा सा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। टीम 11 के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाए। तो मार्च के अंत में यूपी के मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की तेज रफ्तार को देखते हुए अब मुरादाबाद के लोग मामूली से भी परेशान होने पर अपने कोरोना एंटीजन किट से जांच कराने पहुंच रहे हैं। इस जांच के लिए मुरादाबाद में अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल वैन लगाई गई हैं, लेकिन यहां पर जांच कराने आने वाले लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जांच कराने आए लोगों की इस भीड़ में कोई एक भी कोरोना संक्रमित हुआ तो सोचिए वह अन्य लोगों को भी अपने संपर्क में लेकर कोरोना संक्रमित कर देगा। तो एंटीजन टेस्टिंग में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से हैं, जहां पर लोग अपना एंटीजन टेस्ट करवाने तो पहुंचे, लोग सक्रिय नजर तो आए, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। और ये सोचने वाली बात है कि अगर इस भीड़ में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव कोरोना से संक्रमित हुआ, तो वो सोचिए कि कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं, लोग सक्रियता तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने से भूल जा रहे हैं। और ये गलती उन लोगों को तो भारी पड़ेगी ही जो इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कितने लोगों को संक्रमित करेंगे ये भी एक सोचने वाली बात है। ये कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और प्रतिदिन 300 साढ़े 300 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि हमारे अस्पतालों में अभी स्थान बाकी है, परंतु हम लोग आगे की तैयारी करते हुए भी चल रहे हैं। तो आज से कल में हम 2 या 3 प्राइवेट अस्पताल अधिग्रहित करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारी आगे की आवश्यकताओं का पूर्ति हो सके और मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने में कोई तकलीफ ना आए। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा L3 लेवल का अस्पताल TMU है और उसमें ऑक्सीजन का प्लांट है। हमारा L2 लेवल का अस्पताल MCH विंग है और उसमें हमारी सप्लाई उससे होती है, कैप्सूल से, और एक कैप्सूल लगातार हमारे पास भरा हुआ रखा रहता है। तो सर कम से कम 400 से 300 या 400 आदमी रोज डेली यहाँ आता है कराने के लिए। लंबी लंबी लाइन होती है, उसमें हमें वाइलें मिलती हैं 150 या 200 हमें वाइलें मिलती हैं। वो वाइलें हम लोग यहाँ पर 10 बजे का टाइम है हमारा आने का, लेकिन आने का टाइम हम 10:30 बजे तक यहाँ आते हैं और 10:30 बजे के बाद जब तक वाइलें खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक हटते नहीं हैं। उसमें परेशानियाँ ये हो रही है कि पब्लिक हो रही है बहुत ज़्यादा और हर आदमी को हो रही है जल्दी। भाई परेशानी वाले को थोड़ा एक आध कम सैंपल भी करा दिया जाता है तो पब्लिक मानने को तैयार नहीं है कि क्यों आप जल्दी करा रहे हो। किसी को बुजुर्ग को भी देखा जाता है, गर्भवती औरत को भी देखा जाता है, किसी छोटे बच्चे भी देखे जाते हैं, लेकिन पब्लिक नहीं मानी जाती है। उधर पुलिस वालों को भी देखना है, सारे सैंपल करवाने हैं और सर सबके हमारे पर बहुत स्टैम्प फोड़ पड़ी है इस टाइम। टारगेट तो ये है, वाइल हमें 150-200 वाइलें मिलती हैं। जितनी वाइलें मिलती हैं वो वाइलें हमारी पूरी रहती हैं।
जनता की संख्या उससे ज़्यादा है, डबल है। 150 वाइलें हैं तो 300 लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी मजबूरी है प्रशासन की भी, क्योंकि लैब नहीं ले पा रही है, क्योंकि एक लैब 1700-1800 सैंपल होने होते हैं मुरादाबाद से। अब इससे ज़्यादा लेके हम लोग सैंपल कर भी लेंगे तो वो हमें रखने पड़ेंगे, सैंपल स्टॉक में करेंगे, वो स्टॉक होके ख़राब हो जाते हैं सैंपल जी। इस टाइम कोरोना तो बहुत इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।